गंगाराम अपनी माँ दुलारी बाई से किसी भटियारन की तरह हाथ नचाता हुआ गुस्से से बोला, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि मुझे निकासी के लिए रास्ता दो। मुझे लंबा चक्कर काट कर घर तक पहुंचना पड़ता है। उस समय तो और परेशानी बढ़ जाती है जब खेतों से फसल बैलगाड़ी में लाद कर लाते हैं। आखिर मेरी बात तुम कब समझोगी? हर साल इसी बात का रोना होता है। 1.25 महीने बाकी हैं, फसल तैयार हो चुकी है। मुझे निकासी के लिए रास्ता चाहिए और उस 2 एकड़ खेत में से हिस्सा भी चाहिए। मैं भी परिवार वाला हूँ। अच्छा, अभी तो माँ बाप को पूछता नहीं है और जिस दिन जमीन से हिस्सा मिल गया, माँ बाप मानने से भी इनकार कर देगा। गंगाराम, मैंने दुनिया देखी है। बंटवारा हुआ नहीं कि माँ बाप के हाथ में कटोरा थमा दोगे, बुढ़ौती में भीख मांगनी पड़ जाएगी। दोनों माँ बेटे में इसी तरह काफी देर तक झगड़ा चलता रहा। उसी समय गंगाराम के पिता बालाराम खेत से घर लौटे। दुलारी ने बेटे की शिकायत अपने पति से की, लो संभालो अपने बेटे को, जो जी में आता है बोलता ही चला जाता है। गंगाराम अपने पिता से बोला, बाबूजी, माँ को समझाओ और संभालो, नहीं तो किसी दिन मेरा मूड खराब हो गया तो इसे गंडासे से काट कर नदी में। बालाराम ने बीच में हस्तक्षेप किया, बहुत बोल चुका। उन्होंने अपनी पत्नी दुलारी का पक्ष लिया। अब अगर तू अपनी माँ को एक भी शब्द बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस झगड़े के बीच गंगाराम की पत्नी निर्मला पति का हाथ पकड़कर बाहर लाने लगी। गंगाराम ने निर्मला का हाथ झटक दिया, आज मैं बुढ़े बुढ़िया को छोड़ूंगा नहीं, कहता हुआ गंगाराम अपने पिता बालाराम से जा भिड़ा। बाप बेटे को एक दूसरे से हाथ पाई करते देख गांव के लोग जमा हो गए। गांव वालों ने बाप बेटे को बड़ी मुश्किल से एक दूसरे से अलग किया। गंगाराम लोगों की बाहों में जकड़ा हुआ कसमसा रहा था, साथ ही गुस्से से चीखता रहा। दोनों एक दूसरे के कट्टर विरोधी हो गए। कोर में खाज ये हुआ कि इसी बीच निर्मला बीमार रहने लगी। इसके लिए निर्मला अपनी सास दुलारी बाई को जिम्मेदार ठहराने लगी। वह सास पर यह आरोप लगाती कि उसने उसके ऊपर कोई टोना टोटका करा दिया है। गंगाराम ने कई ओझा गुनिया को पत्नी को दिखाया। मर्ज ये था कि निर्मला के सिर में दर्द बना रहता था और शाम को बुखार चढ़ने लगता था। झाड़ फूंक से कोई सुधार न हुआ तो वह डॉक्टर के पास गया। टेस्ट करवाने पर पता चला कि निर्मला को टाइफाइड है। एलोपैथी दवा भी चली और झाड़ फूंक भी। पता नहीं किसने असर दिखाया, निर्मला धीरे धीरे ठीक होने लगी। गंगाराम और उसकी पत्नी निर्मला के दिमाग में यह बात घर कर गई थी कि उसकी सास दुलारी बाई किसी तांत्रिक ओझा से मिलकर उन्हें बर्बाद करने पर तुली है। इस बात पर गंगाराम की सोच भी निर्मला की सोच से अलग नहीं थी। निर्मला जब पूरी तरह से ठीक हो गई और उसके शरीर में जान आ गई, तब वह अपनी सास पर इल्जाम लगाने लगी। एक बार फिर दोनों पक्षों में तकरार और झिकझिक होने लगी। वह एक दूसरे के लिए गलत भावनाएं रखने लगे। फिर वही समय आया, नवंबर दिसंबर का। फसल तैयार होकर खेत से कोठरी में जाने को तैयार थी। मुद्दा फिर वही उठा कि बैलगाड़ी में रखे अनाज को दूसरे रास्ते से लाना होगा। बालाराम और दुलारी किसी भी तरह से इस बात के लिए तैयार नहीं थे कि निकासी के लिए बाड़ी से जगह दी जाए। हर साल फसल तैयार होने के बाद यही सवाल खड़ा हो जाया करता था। कई सालों से यह निकासी का मसला न तो सुलझ रहा था और न ही दूर दूर तक कोई समाधान ही दिखाई दे रहा था। आज भी इसी विवाद को लेकर गंगाराम और निर्मला दोनों का मन खिन्न था। खाना खाने के बाद दोनों पति पत्नी टीवी देखने लगे। टीवी पर वह क्राइम स्टोरी पर आधारित सीरियल देख रहे थे। उस सीरियल की कहानी उनकी जिंदगी से जुड़ी जैसी थी। दोनों ने बड़े ध्यान से खामोशी के साथ वह सीरियल देखा। सीरियल खत्म होने के बाद दोनों ने उस पर चर्चा की। गंगाराम और उसकी पत्नी को इस बात की चिंता हो रही थी कि कहीं ऐसा न हो कि माँ बाप पूरी जमीन छोटे भाई रोहित के नाम कर जाएं। वैसे भी छोटा होने के नाते वह माँ बाप का चहेता था। इस सोच ने निर्मला और गंगाराम को परेशान कर डाला। जब इंसान को कोई चीज मिलने की संभावना दिखाई न देती है, तब वह उसे किसी दूसरे ही तरीके से हासिल करने की कोशिश में लग जाता है। इन दोनों ने भी एक योजना बना ली। गंगाराम और निर्मला ने एक योजना के तहत अपने व्यवहार में थोड़ा बहुत बदलाव किया। अपने पिता बालाराम और माँ दुलारी बाई से सहजता से पेश आने लगे। बालाराम और दुलारी को आश्चर्य हुआ कि हमेशा कड़वे बोल बोलने वालों की जुबान में शहद कैसे घुल गया। इसके बाद उन दोनों ने विचार विमर्श किया कि अपनी योजना में किसे शामिल किया जाए जिससे उनकी योजना सफल हो जाए। नजर और दिमाग के घोड़े दौड़ाने के बाद गंगाराम ने दुधवा गांव के ही नरेश सोनकर, योगेश सोनकर और कोपरी निवासी रोहित सोनकर से जिक्र किया। पैसों के लालच में तीनों ही उनकी योजना में शामिल हो गए। तीनों ने योजना बनाकर वारदात को अंजाम देने के लिए 21 दिसंबर 2020 का दिन तय किया। योजना के अनुसार चारों लोग खेत पर पहुंच गए।
वहाँ बालाराम और उसका छोटा बेटा रोहित तड़के में खेतों पर पानी लगा रहे थे। उन्होंने उन दोनों को दबोच लिया और सीमेंट की बनी पानी की हौदी में डुबोकर दोनों को मार दिया। अगला निशाना अब दुलारी बाई और उसकी बहू कीर्तन बाई रही। चारों दबे पांव वहां पहुंचे, जहां वे सब्जियों का गट्ठर तैयार करने में व्यस्त थीं। शिकारी की तरह दबे पांव वे उनके करीब पहुंचे और कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार कर उन दोनों की जिंदगी भी खत्म कर दी। इतना सब कुछ करने के बाद उन लोगों ने चैन की सांस ली। यहाँ ये बताते चले कि निर्मला उन चारों को ऐसा करते हुए दरवाजे की ओर से देख रही थी। काम को अंजाम देने के बाद गंगाराम ने तीनों साथियों को वहां से रवाना कर दिया। निर्मला और गंगाराम दोनों ने मिलकर कुल्हाड़ी को बाड़ी में ही दबा दिया। सुबह के 5 बजते पूरे खुरमुड़ा गांव में इस दहला देने वाली हत्या की चर्चा होने लगी। अमलेश्वर थाने में संजू सोनकर निवासी खुरमुड़ा की रिपोर्ट पर अमलेश्वर थाना प्रभारी वीरेंद्र श्रीवास्तव ने इस नृशंस हत्याकांड की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी। जांच पड़ताल के लिए फोरेंसिक टीम घटनास्थल पर पहुंच गई। आईजी विवेकानंद सिन्हा के सुपरविजन में जांच होती रही। पुलिस को किसी तरह का कोई सूत्र नहीं मिल रहा था जिससे जांच आगे बढ़ती। डॉग स्क्वाड टीम घटनास्थल पर पहुंच चुकी थी। मृतकों के शव के समीप ले जाकर कुत्ते को छोड़ दिया गया। खोजी कुत्ता गोल गोल चक्कर लगाता हुआ मृतकों को सूंघ कर खेत की ओर कुछ दूर तक गया। मौके की जांच से इतना तो स्पष्ट था कि हत्या 10-3 से कम नहीं थे। खेत में रासायनिक छिड़काव कर दिया गया था, जिसके कारण खोजी कुत्ते को सही दिशा नहीं मिल पा रही थी। बहरहाल पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। जब पुलिस को किसी तरह का सूत्र नहीं मिला तो पुलिस ने गंगाराम के साढ़ू नरेश सोनकर को विश्वास में लेकर मुखबिरी का जिम्मा सौंपा। नरेश मंझा हुआ खिलाड़ी था। उसने पुलिस को मुखबिरी करने के बहाने उलझाए रखा। जांच के लिए आईजी विवेकानंद सिन्हा ने कुछ बिंदु तय किए। उन बिंदुओं को आधार बनाकर पुलिस जांच में जुटी रही। इस सामूहिक हत्याकांड को हुए 3 महीने बीत चुके थे, लेकिन अपराधियों का कोई अता पता नहीं था। थाना प्रभारी वीरेंद्र श्रीवास्तव ने अपने एक मुखबिर को नरेश के पीछे लगा दिया। नरेश की एक्टिविटी पुलिस को शुरू से ही संदेहास्पद लगी थी। फोरेंसिक विशेषज्ञों की टीम के सहयोग से भौतिक साक्ष्य जुटाया गया। टीम ने वैज्ञानिक एवं तकनीकी साक्ष्य को आधार बनाकर बारीकी से पूछताछ कर जानकारी इकट्ठी की। पुलिस ने संदेहियों को हिरासत में लेकर सघन पूछताछ की। इस घटना का मास्टरमाइंड बालाराम का अपना सगा बड़ा बेटा गंगाराम निकला। गंगाराम की स्वीकारोक्ति के बाद योगेश सोनकर, नरेश सोनकर, रोहित सोनकर उर्फ रोहित मौसा को गिरफ्तार कर लिया गया। सभी को घटनास्थल पर ले जा सीन रिक्रिएशन कराया गया। आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी पुलिस ने बालाराम की बाड़ी से बरामद कर ली। घटना के वक्त पहने गए कपड़ों को इन चारों ने ठिकाने लगा दिया था। 18 मार्च 2021 को आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें निर्मला भी शामिल थी। इन चारों आरोपियों का नार्को टेस्ट भी कराया गया। आईजी विवेकानंद सिन्हा ने अमलेश्वर थाना स्टाफ की पीठ थपथपाई। पुलिस ने सभी आरोपियों गंगाराम, उसकी पत्नी निर्मला, योगेश सोनकर, नरेश सोनकर और रोहित सोनकर को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।